क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत हमने आपको अब तक मनुष्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में विधिवत समझाया जा चुका है। इसके बाद फिर हमने आपको एड्स और कैंसर के बारे में समझाया था। इसके पश्चात ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के बारे में विधिवत समझा चुके हैं। आज इसी चैप्टर मानव स्वास्थ्य तथा रोग के अंतर्गत आज हम इस चैप्टर का अंतिम भाग, जिसमें हम आपको प्रतिरक्षा के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। प्रतिरक्षा, इंग्लिश में इसे इम्यूनिटी कहा जाता है। हमारे शरीर पर वातावरण में उपस्थित अनेक प्रकार के रोगोत्पादक पैथोजेनिक विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों तथा परजीवी जंतुओं का आक्रमण होता रहता है। इसके अलावा श्वसन क्रिया द्वारा हवा के साथ और भोजन तथा पानी के साथ भी ये हमारे शरीर में प्रविष्ट होते हैं। पर्यावरण से अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ भी शरीर में पहुँचते हैं, जैसे कि सर्प विष या अन्य जहरीले जंतुओं का विष, वायु, जल आदि प्रदूषणकारी विषैले रसायन इत्यादि ये हमारे शरीर में पहुँचते हैं। शरीर के भीतर भी रोगग्रस्त ऊतकों द्वारा या आक्रमणकारी जीवों द्वारा विषैले पदार्थ मुक्त होते हैं। शरीर के विषैले पदार्थ को प्रतिजन या एंटीजन्स कहा जाता है। इन संक्रमण से बचने के लिए शरीर में अनेक रक्षात्मक साधनों का विकास हुआ है, अर्थात विषैले पदार्थों के प्रवेश के पश्चात पोषक के शरीर में इतनी क्षमता होती है कि वह होने वाले प्रभावों को रोक सकते हैं। इसी क्षमता को हम प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी कहा जाता है। प्राय देखा जाता है कि रोगग्रस्त होने पर कुछ व्यक्ति मर जाते हैं तथा कुछ व्यक्ति रोग से संघर्ष करने के बाद रोग मुक्त होकर स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। शरीर की रोगाणुओं से या रोग से लड़कर स्वयं को रोग मुक्त करने की क्षमता प्रतिरक्षा या रोध क्षमता या इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुकी है। इम्यूनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इम्यूनो से हुई है, जिसका अर्थ है मुक्त, अर्थात फ्री फॉर्म या सुरक्षित। शरीर में रोग क्षमता विकसित करने की विधि को प्रतिरक्षण या रोधक्षयीकरण या प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। प्रतिरक्षा विज्ञान में शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करते हैं। एमिल वान बेरिंग को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक मीन्स फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि साइंस की वह ब्रांच जिसमें रोग क्षमता या प्रतिरक्षा विकसित करने का अध्ययन किया जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहलाता है। वे वैज्ञानिक जो शरीर में रोग क्षमता विकसित करने का अध्ययन करते हैं, प्रतिरक्षा वैज्ञानिक या इम्यूनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी बड़ा ही महत्वपूर्ण बन चुका है। जैसा कि आप सब विदित हैं कि पिछले विगत वर्ष से हम सभी कोरोना नामक महामारी से लड़ रहे हैं। कोरोना कोविड-19 से होने वाली ऐसी बीमारी जिसका अभी भी कोई सफल इलाज नहीं किया जा सका है। ना तो ही
हम कोई चिकित्सा पद्धति ऐसी बना पाए हैं और ना ही कोई ऐसी टैबलेट बना पाए हैं जिससे इस वायरस से हम अपने आप को बचा सकें। ऐसी स्थिति में हम अपने शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करके इससे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि इस समय अपने देश में ही निर्मित कई वैक्सीन्स आ चुकी हैं जिनके द्वारा हम इस खतरनाक वायरस से बचने का प्रयास कर रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी हर एक व्यक्ति की जुबान पर है। जानते हैं आप सभी लोग कि हम लोग अपने शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए काढ़ा का प्रयोग कर रहे हैं। आजकल काढ़ा शब्द बहुत चर्चा में है। काढ़ा बनाने में विभिन्न प्रकार की वानस्पतिक औषधियों का प्रयोग करके उसके द्वारा हम सब अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शरीर खुद में एक डॉक्टर है जो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता रखता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे रोगाणु होते हैं जो हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर के हमें रोगग्रस्त कर देते हैं। आज हम सब उसी प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आपको हमने बताया, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोध क्षमता या प्रतिरक्षा विकसित करने का अध्ययन किया जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहलाता है। और ऐसे वैज्ञानिक जो शरीर में रोध क्षमता विकसित करने का अध्ययन करते हैं, प्रतिरक्षा वैज्ञानिक या इम्यूनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो आज हमें इस चैप्टर के इस भाग में इम्यून सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है। इम्यून सिस्टम होता क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र एक सामान्य टर्म है जिसके अंतर्गत वे सभी कोशिकाएं, कारक तथा प्रक्रियाएं आती हैं जो कि एंटीजेंस के प्रति विशेष प्रकार की जिम्मेदारी निभाती हैं। वे अंग भी इस तंत्र में शामिल हैं जहां ऐसी कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्थात ये बॉडी को सूक्ष्म जीवों या बाह्य पदार्थों के प्रति सुरक्षा प्रदान करती हैं। परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है, प्रतिरक्षा कहलाती है। बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो जीवों के शरीर में दो प्रकार का प्रतिरक्षण पाया जाता है। पहला प्रतिरक्षण कहलाता है सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी, और दूसरा कहलाता है उपार्जित प्रतिरक्षा जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। सहज प्रतिरक्षा को समझना आवश्यक है। यह मनुष्य के शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा होती है जो जन्म के साथ से हम सभी में उपस्थित होती है। यह प्रतिरक्षा बाह्य कारकों या रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने में विभिन्न स्तर पर प्रतिरोध उत्पन्न करती है और ये जन्मजात होती है तथा जन्म से कार्य करना शुरू कर देती है। यह आनुवांशिक कारकों यानी जेनेटिक फैक्टर्स पर निर्भर करती है। इसे हम इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। प्रतिरक्षा में जीव शरीर के बाह्य मार्ग अवरोधक यानी एक्सटर्नल बैरियर्स जैसे त्वचा, आहार नाल, श्वसन नाल, मूत्रोजनन मार्ग में उपस्थित श्लेष्मिक कला जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, तथा भीतरी मार्ग अवरोधक यानी इंटरनल बैरियर्स जैसे प्रतिरोगाणु पदार्थ यानी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, भक्षी कोशिकाएं यानी फैगोसाइट्स, प्रदाह प्रक्रिया, इन्फ्लेमेशन आदि जीव शरीर पर सूक्ष्म जीवों का अंतर्गमन और आक्रमण को रोकते हैं। सहज प्रतिरक्षा आप समझ चुके हैं। यह एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में
बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने से हासिल होती है और सहज प्रतिरक्षा में अनेक प्रकार के अवरोध होते हैं। अब हमें इन अवरोधों के बारे में समझना है। सबसे पहला आता है शारीरिक अवरोध, फिजिकल बैरियर। हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य अवरोध है। आप जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर त्वचा से ढका हुआ होता है। ये त्वचा सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। श्वसन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जनन मूत्र पथ को आस्तरित करने वाली इपिथीलियम का श्लेष्मा आलेप अर्थात म्यूकस कोटिंग भी शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को रोकने में हमारी मदद करती हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के रोगाणु जो हमारे शरीर में अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर रोगाणुओं से सुरक्षित बना रहता है। तो सबसे पहला आता है फिजिकल बैरियर, और फिजिकल बैरियर के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वह होता है हमारी स्किन, हमारी त्वचा। हमारी त्वचा विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, अर्थात एक प्रभावी रोध का कार्य करती है। इसके बाद दूसरा आता है कारकीय अवरोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर। सहज प्रतिरक्षा में भाग लेने वाले कारकीय अवरोधक तापमान, ऑक्सीजन सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तथा शरीर के द्रव में उपस्थित विभिन्न प्रकार के विलेय पदार्थ जो कारकीय मार्ग अवरोधकों के समान कार्य करते हैं और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। अनेक प्रकार के रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान उनके प्रवेश और वृद्धि में बाधक का कार्य करता है। आमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आँखों में आंसू, ये सभी रोगाणुीय वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं के आक्रमण से बचा रहता है। आप जानते हैं आमाशय में उपस्थित गैस्ट्रिक जूस एक अम्लीय माध्यम विकसित करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl पाया जाता है और यह अम्लीय माध्यम विभिन्न प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके उन्हें शरीर में विकसित नहीं होने देता है। मुख में लार का स्राव होता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। यह लाइसोजाइम जीवाणुओं का लयन करके रोगाणुओं का नाश कर देता है। इसी प्रकार के विभिन्न विलेय पदार्थ जैसे लाइसोजाइम, इंटरफेरॉन तथा कॉम्प्लीमेंट्स पूरक पदार्थ शरीर को विभिन्न सूक्ष्मजीवों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इस तरह से ऐसे अवरोधों को हम कारकीय अवरोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर के नाम से जानते हैं। तीसरा आता है कोशिकीय अवरोध, सेलुलर बैरियर। अब कोशिकीय अवरोध क्या होते हैं? नाम से स्पष्ट है, हमारे शरीर के रक्त की बहुरूपी केंद्रक श्वेताणु उदासीन रंजी यानी पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में PMNL या न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, कुछ प्रकार के श्वेताणु और मोनोसाइट तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट के प्रकार एवं ऊतकों में बृहत भक्षकाणु यानी मैक्रोफेजेस रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और हमारे शरीर में आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में प्रतिदिन रोगाणुओं से लड़ने और उनसे बचाव के लिए ल्यूकोसाइट की अहम भूमिका होती है। इस प्रकार से ल्यूकोसाइट जो कि सेलुलर बैरियर के रूप में काम करता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से हमारा शरीर लड़ने में सक्षम होता है। चौथा आता है साइटोकाइन बैरियर्स। ये भी बैरियर्स बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके कारण हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने में सक्षम होता है। विषाणु जनित या विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रावण करती हैं, जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती हैं। इस प्रकार से इंटरफेरॉन
एक ऐसी प्रोटीन का सिक्रीशन होता है जो कि विषाणुओं के और अधिक संक्रमण से बढ़ने से हमारी रक्षा करता है। अगला आता है इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। इन्फ्लामेटरी या प्रदाह अवरोध क्या होते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। प्रदाह प्रतिरक्षण के अनेकों प्रमाण 1600 BC में इजिप्ट साहित्य में मौजूद हैं। चोट लगने या हानिकारक सूक्ष्म जीवों के शरीर में प्रवेश करने के कारण ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उस स्थान पर स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंतर्गत अनेक अपक्रियाओं की ऐसी श्रृंखला घटित होती है जिसे संयुक्त रूप से हम प्रदाह या इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सबसे पहले रोमन चिकित्सक सेल्सस ने प्रदाह प्रक्रिया के 4 महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन किया था। इसके पश्चात गैलन ने एक अन्य लक्षण इसमें जोड़ा था। इस प्रकार से प्रदाह के 5 लक्षण हो जाते हैं। पहला है रूबर, अर्थात स्थान का लाल हो जाना, अर्थात लालिमा या रेडनेस बनना रूबर कहलाता है। ट्यूमर, स्थान का जाना अर्थात सूजन, स्वेलिंग आ जाती है। तीसरा कैलोर, स्थान पर अत्यधिक ऊष्मा का निष्कासन अर्थात हीट। और चौथा डोलोर, अत्यधिक दर्द का होना अर्थात पेन या पीड़ा। और पांचवा फंगस लैसिया, कभी कभी चोट लगने वाले स्थान पर या स्थान का क्रम क्रियाशील या क्रियात्मक क्षय हो जाता है, इसे फंगस लैसिया के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से प्रदाह अवरोध या इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स संक्रमण या ऊतक क्षय वाले स्थान पर लालपन, सूजन, दर्द जैसी प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें हम प्रदाह प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। संयोजी ऊतक की क्षतिग्रस्त मास्ट कोशिकाएं और रक्त की वैसोफिल, स्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिस के रूप में रासायनिक चेतावनी का संकेत उत्पन्न करती हैं, जिससे प्रदाह प्रक्रिया उत्पन्न होती है। ये रक्त केशिकाओं को अधिक पारगम्य बनाती हैं। जीवद्रव्य व भक्षी कोशिकाएं रक्त से बाहर आती हैं। जीवद्रव्य में सीरम प्रोटीन होता है जो जीवाणु द्वारा मुक्त किए गए विषैले पदार्थ को निष्प्रभावी करता है तथा भक्षी कोशिकाएं फैले हुए जीवाणुओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार से आपने अब जो पढ़ा हुआ है उसे हम सहज या प्राकृतिक या अविशिष्ट प्रतिरक्षा अर्थात इनेट या नेचुरल या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रतिरक्षा का महत्वपूर्ण पार्ट आता है उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाम से स्पष्ट है, उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट है। इसका अभिलक्षण स्मृति है। इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। विषाणुओं, रोगाणुओं या उनसे उत्पन्न विष पदार्थों के दुष्प्रभाव को शीघ्रता से समाप्त करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसे उपार्जित या विशिष्ट या अनुकूली प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। शरीर के सभी लसिका अंग मीन्स लिम्फॉइड ऑर्गन्स जैसे थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लसिका नोड्स, लसिका ऊतक, रुधिर एवं लसिका के ल्यूकोसाइट्स तथा संयोजी ऊतक के लिम्फोसाइट्स एवं प्लाज्मा कोशिकाएं मिलकर उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का निर्माण करती हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत आपको जो जानना जरूरी है वह है कि उपार्जित प्रतिरक्षा के विशिष्ट लक्षण क्या हो सकते हैं, अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस प्रकार से विशिष्ट है। तो सबसे पहला स्पेसिफिसिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है क्योंकि यह प्रत्येक प्रकार के रोगाणुओं के बीच विभेद कर सकती है या प्रत्येक रोगाणु के लिए विशिष्ट होती है। और दूसरा आता है स्वयं व दूसरों के बीच विभिन्नता, यह बाहरी सूक्ष्म जीवों एवं अणुओं तथा शरीर कोशिकाओं एवं अणुओं को पहचान कर उनमें विभेद कर सकती है। अब
आता है उपार्जित एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र में कौन कौन की कोशिकाएं शामिल हैं, जिनका भी हमने जिक्र किया है। लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षा तंत्र दो मुख्य प्रकार की कोशिकाओं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का बना होता है। इन कोशिकाओं का निर्माण वंश कोशिकाओं या स्टेम सेल्स, जिनके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, हीमोसाइटोब्लास्ट से भ्रूण के यकृत में तथा वयस्क में बोन मैरो में होता है, अस्थिमज्जा में होता है। बनने के पश्चात वे लिम्फोसाइट, जिनका विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन लिम्फाइड ऊतकों, लिम्फाइड टिश्यूज और टांसिल्स, पेयर्स पैचेज, अपेंडिक्स में होता है, उन्हें वर्सल या बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। और वे लिम्फोसाइट जिनका विभेदीकरण थाइमस ग्लैंड में होता है, उन्हें थाइमस या टी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी माध्यित ह्यूमरल प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है, जबकि टी लिम्फोसाइट कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। इस प्रकार से प्रतिरक्षा तंत्र के पार्ट की बात करें तो एक हो गया एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र और दूसरा हो गया कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। अब इन्हें भी आपको जानना जरूरी है। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम या AMIS क्या होता है, इसे ह्यूमरल प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से जानते हैं। यह तंत्र शरीर को हानिकारक रसायनों, विषाणु एवं जीवाणुओं आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। जब कोई एंटीजन बी कोशिका की सतह पर जुड़ता है तो बी कोशिकाएं सक्रिय होकर विभाजन द्वारा संतति बी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और संतति बी कोशिकाएं प्लाज्मा बी कोशिकाओं एवं स्मृति बी कोशिकाओं में विशेषीकृत हो जाती हैं। प्लाज्मा बी कोशिकाओं को एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। अतः हमारे रक्त में प्रोटीन प्रतिरक्षी की सेना उत्पन्न करती है, जिसके कारण एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़कर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, जो एंटीजन के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। शरीर में असंख्य प्रकार की एंटीजन विशिष्टता वाली बी लिम्फोसाइट पाई जाती हैं। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जिनमें से 2 लघु श्रृंखलाएं या लाइट चेन्स और 2 बड़े या दीर्घ श्रृंखलाएं हैवी चेन्स होती हैं। इसीलिए प्रतिरक्षी को H2L2, H2 मीन्स हैवी और L2 मीन्स लाइट, 2 का मीन्स 2 चेन और यानी 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं Y के आकार में होती हैं, जिसका डायग्राम अभी आप स्क्रीन में देखेंगे भी और शुरू में डायग्राम बना हुआ था। तो Y प्रकार की संरचना बनती है। प्रतिरक्षी प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। इन्हें 5 प्रकार IgA, IgD, IgE, IgG और एवं IgM में क्लासिफाई किया गया है। अब एक एक को समझना आवश्यक है कि ये क्या होते हैं। देखा आपने कि ग्लाइकोप्रोटीन 5 प्रकार की हैं। पांचों प्रोटीन का अपना अलग अलग महत्व होता है। उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं IgA की। IgA क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन A। यह कुल सीरम इम्यूनोग्लोबिन्स का 15% भाग बनाते हैं। प्रायः ये मोनोमेरिक रूप में मिलते हैं, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप डायमेरिक होता है, जो IgA सहायक कहलाता है। विभिन्न द्रव्यों और सिक्रीशंस में उपलब्ध होने वाला IgA मुख्यतः दूध, आंसू, नेजल द्रव्य, थूक, पसीना, सीरोम्यूकस, श्रावणों, फेफड़ों और आंत में पाए जाते हैं और ये शरीर के खुले भागों को रोगजनक सूक्ष्म जीवों और जीवों के परजीवियों यानी पैरासाइट से बचाने का काम करते हैं। इसे IgA कहा जाता है। दूसरा आता है IgD अर्थात इम्यूनोग्लोबुलिन D। यह प्रतिरक्षी सर्वप्रथम माइलोमा प्रोटीन के रूप में देखी गई थी। यह सीरम में अति अल्प मात्रा में अर्थात 1% से कम होती है तथा बड़ी तेज़ी से विखंडित होती है। यह प्लेसेंटा के रुधिर में बी लिम्फोसाइट की सतह पर पाई जाती है, जहां प्रारंभक प्रतिजन ग्राही के रूप में सहायता करती है।
इस तरह से ये हो गया IgD, लिम्फोसाइट को सक्रिय करता है और विषैले पदार्थों और एलर्जेंस के विरुद्ध प्रभावी होता है। अगला आता है IgE। IgE के बारे में जानिएगा। यह एलर्जिक प्रतिक्रिया अर्थात एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित होती है तथा व्यक्तियों के सीरम में अधिक पाई जाती है। इनमें प्रतिरक्षी मीडिएटेड एलर्जी होती है। सामान्य मनुष्यों में IgE का स्टैंडर्ड बहुत कम पाया जाता है। इसकी H श्रृंखला IgE की H श्रृंखला से बड़ी होती है। इसमें FC खंड मास्ट कोशिकाओं तथा बैसोफिल्स को बांधने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया IgE अर्थात एंटीजन के संपर्क में आते ही IgE मास्ट कोशिकाओं एवं बैसोफिल से जुड़कर एलर्जिक प्रतिक्रिया करता है, जिससे कोशिकाओं द्वारा प्रदाहकारी पदार्थों एवं हिस्टामिन का स्राव होता है। अगला आता है IgG, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन G। यह परिसंचरण करने वाली मुख्य प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज है जो सामान्य मनुष्य के सीरम में मौजूद प्रतिरक्षी का 75 से 80% होती है। IgG के प्रत्येक अणु में 21 2L श्रृंखला तथा 2H श्रृंखला 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन्स होती हैं, जो कि 20 से 25 SS बांड द्वारा जुड़ी होती है। IgG के 4 उपवर्ग होते हैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन के उपवर्गों में अमीनो अम्लों की विभिन्नता इसकी जैव सक्रियता को प्रभावित करती है। इसके चारों उपवर्गों में IgG2 के अतिरिक्त बाकी 3 अपरा को शीघ्रता से पार कर सकते हैं। यह विकसित होते हुए भ्रूण को प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान कर उसकी सुरक्षा करते हैं। इस तरह से एक प्रकार से IgG ये भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है, क्योंकि प्लेसेंटा से होकर गुजर सकता है। और अगला आता है IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M। ये प्राथमिक प्रतिरक्षी जवाबदेही यानी प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पांस की प्रमुख एंटीबॉडीज है, प्रतिरक्षी है। यह आकार में सबसे बड़ी होती है। जबकि बी लिम्फोसाइट को प्रेरित किया जाता है तब प्रतिरक्षी सर्वप्रथम दिखाई देती है। यह कम संख्या में पाए जाने वाले बड़े आकार का इम्यूनोग्लोबुलिन है। यह संक्रमण स्थल पर पहले पहुंचता है तथा IgG के उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह एक प्रभावशाली इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। इस तरह से आपने अपनी स्क्रीन पर देख रखा है एक इम्यूनोग्लोबुलिन का डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को भी आपको समझना ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रत्येक अणु, देखिएगा ध्यान से, एक बेसिक यूनिट या प्रोटीन का मोनोमर पाया जाता है। यह मोनोमर 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, जिनमें 2 एक समान यानी आइडेंटिकल भारी श्रृंखला हैवी चेन तथा 2 एक समान आइडेंटिकल हल्की श्रृंखलाएं लाइट चेन्स होती हैं। एक दूसरे से डाई सल्फाइड लिंकेज द्वारा जुड़ी हैं तथा वाई के आकार की संरचना बनाती हैं। प्रत्येक श्रृंखला में स्थित क्षेत्र और परिवर्तनशील क्षेत्र होते हैं, यानी कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन पाए जाते हैं। परिवर्तनशील क्षेत्र शीर्ष पर एंटीजन बंधन स्थल यानी एंटीजन बॉन्डिंग साइट का निर्माण करते हैं। इन स्थलों का आकार किसी एक एंटीजन के लिए सदैव निश्चित होता है। दोनों श्रृंखलाएं डाई सल्फाइड बंध से जुड़ी हैं, जिन्हें हम H2H2 प्रतीकों द्वारा दर्शाते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं इन एंटीजन्स के विरुद्ध विशिष्ट प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज बनाती हैं। प्रतिरक्षी विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन हैं जो एंटीजन के प्रति अनुक्रिया के लिए तथा उन्हें नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबुलिन IG के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम गामा ग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। वास्तव में गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2 लंबी श्रृंखलाएं हैं जिन्हें हम हेवी चेन्स कहते हैं, 2 छोटी श्रृंखलाएं हैं जिन्हें हम लाइट चेन कहते हैं। इस प्रकार से 2 हैवी हैं तो H2, 2 लॉन्ग हैं, 2 लाइट हैं तो उनको L2 कहा जाता है, इसलिए इसे हम H2L2 के नाम से जानते हैं। दोनों श्रृंखलाओं का आकार
वाई शेप में होता है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ लाइट चेन और लंबी वाली हैवी चेन्स के नाम से जानी जाती हैं। दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधी हुई हैं और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसके लास्ट के सिरे को देखें तो वह एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, अर्थात कोई एंटीजन आता है तो लाइट चेन के बीच में, वो हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में फंस जाता है, जिससे उसका प्रवेश आगे नहीं होता है। इस प्रकार से हमारे शरीर की रक्षा हो जाती है। एक एंटीबॉडी का डायग्राम आप इसको अवश्य बना लीजिएगा। ये प्रतिरक्षी अणु की संरचना है, इस डायग्राम को भी आप अवश्य बना लीजिएगा। अगला आता है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS। दूसरा है जो महत्वपूर्ण है, टी लिम्फोसाइट कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में पहुँचे जीवाणु, विषाणु, कवकों के विरुद्ध कार्य करता है। एंटीजन यानी बाह्य कारक के संपर्क में आते ही टी कोशिकाएं सक्रिय होकर विभाजन द्वारा अपने समान 4 प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। ये चारों नई बनी कोशिकाएं क्रियात्मक रूप से भिन्न होती हैं, जिन्हें हम घातक टी कोशिकाएं एवं स्मृत टी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। टी लिम्फोसाइट की जीवन अवधि 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक समय की हो सकती है। ये टी कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं। उनमें सबसे पहली है घातक टी कोशिका यानी किलर टी सेल। संक्रमण वाले स्थान पर ये पहुंचकर सूक्ष्म जीव के संपर्क में आते हैं तथा पोरफायरिन नामक पदार्थ स्रावित करते हैं। ये पदार्थ जीवाणु की सतह पर छिद्र बना देता है, जिससे विषैले रसायन जीवाणु में पहुंचकर उसे नष्ट कर देते हैं। घातक टी कोशिकाएं HIV द्वारा प्रभावित टी कोशिकाओं, कैंसर प्रभावित टी कोशिकाओं एवं प्रत्यारोपित अंगों द्वारा प्रभावित टी कोशिकाओं पर भी आक्रमण करती हैं। दूसरी आती हैं सहायक टी कोशिकाएं या हेल्पर टी सेल्स। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली टी कोशिकाएं हैं। ये बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती हैं तथा घातक टी कोशिकाओं को उत्तेजित करती हैं, जिससे यह अपने से अलग प्रकार की कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। तीसरा आता है दबाने वाली टी कोशिकाएं या सप्रेसर टी सेल्स। ये टी और बी दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट को उस समय प्रभावित या दबाने का कार्य करती हैं जब शरीर में बाह्य कारकों से उत्पन्न संक्रमण नियंत्रित होता है। और चौथी आती हैं स्मृति टी कोशिकाएं, मेमोरी टी सेल। ये संवेदनशील कोशिकाएं हैं। यदि किसी रोगजनक का आक्रमण पहले कभी हो चुका है और या फिर दोबारा आक्रमण कर देता है तो स्मृति टी कोशिकाएं शरीर में पहले हुए आक्रमण को याद रखती हैं कि पहले किस प्रकार का आक्रमण हुआ था। इस प्रकार से आपने डायग्राम पर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस के डायग्राम देख सकते हैं, जिसे डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। अब आता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी जब परपोषी प्रजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। दूसरा आता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी। जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तब यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। दुग्ध श्रावण के आरंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित पीले से तरल पीयूष या कोलेस्ट्रम में प्रतिरक्षियों यानी IgA की प्रचुर मात्रा होती है जो शिशु की रक्षा करती है। प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी प्लेसेंटा द्वारा माँ से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं या निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। इसीलिए माँ के दूध को बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें IgA की बहुत अधिक मात्रा होती है जो बच्चे को विभिन्न रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। और फिर प्रतिरक्षीकरण की बात आती है, टीकाकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में व्याप्त है, उससे बचाव के लिए वैक्सीन का निर्माण किया गया है, जिसकी प्रथम और द्वितीय डोज लगातार लगाई जा रही हैं, जो कि हमें इस वायरस से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करती है। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रिय दुर्बलकृत रोगजनक की प्रतिरक्षजनी
प्रोटीनों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षियाँ वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनित कारकों को निष्प्रभावी बना देती हैं। टीका स्मृति बी और टी सेल भी बनाती हैं, जो परिवर्ती प्रभावन यानी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती हैं और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती हैं। अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमित होता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है, जैसा कि टेटनस में, तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियों या प्रतिविष के टीकों के रूप में सीधे ही दिए जाने की जरूरत होती है। पुनर्योगस डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी से जीवाणु या खमीर या ईस्ट में रोगजनक की प्रतिजन पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगा है। इसी विधि से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है और इसीलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ी है, जैसे खमीर से बनने वाला यकृत शोध बी टीका, जिसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के नाम से जानते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की अनेक डिसऑर्डर्स होती हैं, इनको भी जानना जरूरी है। सबसे पहला है एलर्जी। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अत्यधिक संवेदनशील अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है उन्हें एलर्जेंस कहा जाता है। इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियाँ आईजीई प्रकार की होती हैं। एलर्जन के सामान्य उदाहरण धूल की चिचड़ी, परागकण और डैंडर आदि। एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षणों में छींकना, नीली आँखें, बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई शामिल होता है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा आता है ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़। कभी कभी आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है, जिसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और यह स्वप्रतिरक्षा रोग कहलाता है। हमारे समाज में बहुत से लोग आमावती संधिशोथ यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस से प्रभावित हैं, जो एक स्वप्रतिरक्षा रोग है। स्वप्रतिरक्षा रोग के कुछ उदाहरण जैसे इंसुलिन आधारित मधुमेह और ग्रेविस क्रॉनिक एनीमिया आदि होते हैं। शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लचका अंग यानी लिम्फॉइड ऑर्गन, ऊतक, कोशिकाएं और घुलनशील अणु जैसा प्रतिरक्षी शामिल है। प्रतिरक्षा तंत्र विजातीय प्रजनों को पहचानता है, उनके प्रति अनुक्रिया करता है और उन्हें याद भी रखता है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्राइमरी लिम्फॉइड और दूसरा सेकेंडरी लिम्फॉइड। प्राइमरी लिम्फॉइड के अंतर्गत बोन मैरो, थाइमस जैसे प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं, जहां अपरिपक्व लसिकांड प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं यानी एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में विभेदित होते हैं। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंतर्गत लचका ग्रंथियाँ यानी लिम्फ नोड्यूल्स और टॉन्सिल्स, क्षुद्रांत के पेयर पैचों और परिशेषिका यानी अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक लसिकाभ अंगों में चले जाते हैं। द्वितीयक लसिकाभ अंग ऐसे स्थान हैं जहां लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है और बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाती हैं। बोन मैरो अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है, जहाँ लसिकाणुओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। थाइमस एक संपाली अंग है, लोब्ड अंग है, जो हृदय के पास उपरोस्त के नीचे उपस्थित होता है। जन्म के समय थाइमस काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इसका आकार घटता रहता है और यौवनावस्था आने पर यह बहुत छोटे आकार का रह जाता है। स्प्लीन या प्लीहा सेम के आकार का अंग है। इसमें मुख्य रूप से लचकांड और भक्षकांड होते हैं। या रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्यंदक यानी फिल्टर के रूप में काम करते हैं। लसिका ग्रंथियाँ, इस तरह से लसिका ग्रंथियाँ ये छोटी ठोस संरचनाएं होती हैं जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित होती हैं, जो सूक्ष्म जीवों या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियाँ उन्हें फांस लेती हैं। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहाँ मौजूद लसिकाणुओं के सक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रमुख पथों जैसे श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पथ के आस्तरी यानी लाइनिंग के भीतर लसिकाभ ऊतक स्थित होते हैं, जो श्लेष्म
संबंध लसिकाभ ऊतक यानी MALT म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज कहलाते हैं। ये मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का लगभग 50% होते हैं। इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने मानव स्वास्थ्य तथा रोग चैप्टर के अंतर्गत प्रतिरक्षा के बारे में विधिवत समझ लिया है। अब इसे आप अपनी नोट कापी में लिख लीजिएगा। अगले वीडियो के माध्यम से आपको हम इस चैप्टर के अंतर्गत NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित जितने भी प्रश्न दिए हैं उनके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है और अब इसी चैप्टर का अगला भाग NCERT बेस्ड क्वेश्चन और आंसर पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।